Hey, what's up everyone? This is Hitesh Jetwani. आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 1 फ्रॉम एसपी स्टैंडर्ड 12 शेयर इश्यूज के बारे में एंड दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट फॉर एवरीवन बिकॉज यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों के बहुत सारे एक्ट हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं, सेबी की क्या गाइडलाइंस है, वो सब हमें ध्यान रखना पड़ता है। सो आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल कि कोई भी कंपनी जो है, कोई भी पब्लिक कंपनी जो है, जब अपने शेयर्स इशू करती है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, जो कंपनी एक बना था दैट वाज मेड इन 1956। 1956 में कंपनी एक्ट बनाया गया था, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, आप हाईलाइट कर दीजिए। उसके बाद कंपनी एक्ट जो वापस बना था, जिसमें सम चेंजेस लाइक ब्रॉट अपॉन, वो थे 2013 में। सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से सबसे पहले जो है हम ये टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। पहला होता है पब्लिक इशू। कोई भी कंपनी जब अपने शेयर्स मार्केट में इशू करती है फॉर द जनरल पब्लिक, सो उसे हम पब्लिक इशू बोलते हैं। सेकंड होता है राइट्स इशू। राइट शेयर्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा कि कंपनी जब शेयर्स इशू करती है तो फर्स्ट इट गिव्स चांस टू द ओल्ड शेयर होल्डर्स कि जो वो शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो वो खरीद सकते हैं। फर्स्ट चांस जो है वो अपने ओल्ड शेयर होल्डर्स को देते हैं या अपने एम्प्लॉइज को देते हैं। दैट इज नोन एज राइट इशू, राइट शेयर्स। और बोनस शेयर्स। सो बोनस शेयर ऐसा होता है कि जब कोई कंपनी अपने एम्प्लॉइज को या तो फिर अपने ओल्ड शेयर होल्डर को शेयर एज अ बोनस देते हैं तो उसको बोनस शेयर माना जाएगा। एंड प्राइवेट अलॉटमेंट, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू भी कंपनी जो है वो शेयर्स इशू करते हैं। आपको यहाँ पे सेबी नाम हमेशा याद रखना है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, हु टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। अब हम देखते हैं कि कौन से लोग जो हैं वो इस पूरी प्रोसीजर में इन्वॉल्व होते हैं। सो दीज आर द लीड मैनेजर, रजिस्ट्रार, फिर ट्रांसफर एजेंट, बैंकर्स, ठीक है। फिर अंडरराइटर्स आ जाएंगे, डिपोजिटरी, जो डिपॉजिटरी कंपनीज होती हैं, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, स्टॉक एक्सचेंज, वो सारे। जैसे कि हम बात करते हैं लीड मैनेजर, वो टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग जब कोई भी शेयर्स इशू किए जाते हैं। देन कंपनी रजिस्ट्रार, ट्रांसफर एजेंट, बैंकर टू द इशू, क्योंकि जो पूरी प्रोसेस है वो बैंकों के थ्रू ली जाती है। अंडरराइटर्स हु गिव्स अ गारंटी इफ द मिनिमम सब्सक्रिप्शन डजंट कम, तो वो बाकी के शेयर्स खरीद लेंगे। सो देयर इज नो नीड टू रिफंड द मनी टू एनीवन, ठीक है। जनरल पब्लिक को रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो पीएससी और एनएससी होता है, वो सब, ठीक है। अब हम पूरी प्रोसेस समझते हैं कि ये प्रोसेस लाइक दो स्टेप्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट, प्रोसीजर ऑफ शेयर एप्लीकेशन। सेकंड, अलॉटमेंट। पहले क्या किया जाएगा, शेयर एप्लीकेशंस ली जाएगी। अब इसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि शेयर प्रोसेस कैसे की जाती है। देखो, अभी द कंपनी सबसे पहले क्या करती है, वो अपने बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं। और ये जो कंपनी बैंक अकाउंट खुलवाती है उसे एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। एस्क्रो अकाउंट कंपनी के लिए ओपन करवाना दैट इज कंपलसरी, मैं आपको बता देता हूँ। और वो एस्क्रो अकाउंट जो ओपन किया जाएगा वो शेड्यूल्ड बैंक में ही किया जाएगा। एस्क्रो मीन्स सेपरेट अकाउंट, जिसमें सारी जो एप्लीकेशन अमाउंट जो है वो उसमें डाली जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो एस्क्रो बैंक अकाउंट, ये आप हमेशा याद रखना। ये अकाउंट बैंक जो कंपनीज हैं लाइक जो कंपनी शेयर इशू कर रहा है वो बैंक में ओपन करवाते हैं। एंड फॉर अस, जो लोग पब्लिक कंपनी है, जो पब्लिक है सॉरी, जो जनरल इंडिविजुअल्स हैं, दे नीड टू ओपन द डीमैट अकाउंट। और ये जो सारी प्रोसीजर है दैट इज डन बाय असबा प्रोसेस एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। मतलब क्या होता है, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर द शेयर्स, तो आपकी जो अमाउंट है वो डीमैट अकाउंट में इस प्रोसेस के थ्रू ब्लॉक कर दी जाएगी। ब्लॉक कर दी जाएगी इन द सेंस, अगर आपको शेयर्स अलॉट होते हैं तो वो पैसे कंपनी को मिल जाएंगे। अगर शेयर अलॉट नहीं होते तो वो पैसे आपके अकाउंट में रिटर्न आ जाएंगे। तो आपको ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ओके। फिर हाँ, सो कंपनी को जो है वो एस्क्रो अकाउंट ओपन करवाना रहेगा, डिफरेंट अकाउंट। और जो असबा प्रोसेस है, एप्लीकेशन सपोर्ट बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, इस एप्लीकेशन के थ्रू अमाउंट जो है वो जनरल पब्लिक की ब्लॉक कर दी जाएगी until and unless the allotment is done, ठीक है। तो सारा पैसा जो है वो इसी अकाउंट में रखा जाएगा, ओके। सेकंड हम लेते हैं रिसीविंग शेयर एप्लीकेशन। नाउ शेयर एप्लीकेशन, जैसे ही कंपनी क्या करती है, ये
ओपनिंग बैंक अकाउंट का काम जो है वो खत्म हो जाता है, तो दे स्टार्ट एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन। ठीक है, ये सबसे पहले प्रोस्पेक्टस में और न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे देते हैं, जिससे जनरल पब्लिक को आइडिया आ जाए। दूसरा, ये जो पूरा प्रोसीजर है लाइक एप्लीकेशन लेने की, दैट इज ऑफ 3 to 5 days, 3 से 5 दिन की प्रोसेस रहती है, जिसमें आपका पैन जो है, पैन अकाउंट नंबर कंपल्सरी आपके डीमैट अकाउंट से अटैच किया जाता है। द प्रोसेस इज द सेम असबा प्रोसेस। ठीक है, इसका आपको ध्यान देना है। तो इस एप्लीकेशन के थ्रू जो जनरल पब्लिक है, दे स्टार्ट सबमिटिंग द एप्लीकेशन, और कंपनी को जो ये एप्लीकेशंस मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही सारी अमाउंट ब्लॉक हो जाती है, ये पूरा डेटा जो है, जैसे कि 3 to 5 days मैंने पहले ही बताया, पूरा का पूरा डेटा जो है दैट इज सबमिटेड टू लीड मैनेजर कि हाँ भाई इतनी एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, इतने हमारे पास पैसे आ चुके हैं इन द मीन्स दैट इज एक्चुअली ब्लॉक्ड, वो ब्लॉक्ड हो चुके हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद वंस जब अकाउंट ओपन हो जाता है, एप्लीकेशंस मिल जाती हैं, तो कंपनी डज सम ऑफ द क्लासिफिकेशन सॉरी, जैसे कि रिटेल इन्वेस्टर्स कितने हैं, मतलब इंडिविजुअल्स कितने हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल हाई नेटवर्थ वाले इन्वेस्टर्स कितने हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो कितने हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कितने हैं, कौन से बड़े लोग हैं जो इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई कंपनीज हैं जो वो खरीदना चाहते हैं, तो उनके भी क्लासिफिकेशंस किए जाते हैं। एंड कंपनी के एम्प्लॉइज कितने हैं हु आर इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, ठीक है, टू गेट द शेयर्स, जिनको हम आईपीओ बोलते हैं। दूसरा, चाहे कंपनी किसी को भी शेयर्स इशू करे, पब्लिक, जनरल पब्लिक हो, रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब बोलते हैं, दूसरा हाई नेटवर्थ हो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या कंपनी के एम्प्लॉइज ही क्यों ना हो, एज पर दी सेबी गाइडलाइंस एटलीस्ट 10% शेयर जो है हर एक कंपनी को जनरल पब्लिक के लिए इशू करने पड़ेंगे, दैट इज फॉर द रिटेल इन्वेस्टर। ये प्रोविजन जो है आप कंपल्सरी याद रखना। मतलब कंपनी 90% शेयर जो है वो अपने एम्प्लॉइज को या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं या हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं उनको दे सकते हैं, बट एटलीस्ट 10% शेयर जो है वो किसको देने पड़ेंगे, जनरल पब्लिक के लिए। दैट इज द गाइडलाइन ऑफ सेबी। दूसरा, शेयर एप्लीकेशन एंड शेयर स्टेटमेंट क्या होता है। सो पूरी प्रोसेस खत्म हो जाती है, उसका क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन भर देते हो, अलॉटमेंट फाइनल किया जाता है। ठीक है, अलॉटमेंट इन द सेंस जिन लोगों को शेयर्स दिए जा रहे हैं, तो शेयर्स देने के साथ साथ शेयर स्टेटमेंट आपको भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ एसएमएस एंड ईमेल। दोनों के थ्रू जो है वो आपको ईमेल भेजा जाएगा अगर आपको पूरा शेयर्स अलॉट किया गया है तो। और दूसरा, मतलब नहीं भी किया गया तो भी शेयर स्टेटमेंट भेजा जाता है टू इन्फॉर्म द जनरल पब्लिक। इसमें डीमैट अकाउंट नंबर, क्या क्या चीजें मेंशन्ड होती हैं, तो जितने नंबर शेयर्स आपको अलॉट किए गए हैं वो, डीमैट अकाउंट नंबर, डिपॉजिटरी आईडी, ये सारी चीजें उसमें मेंशन्ड होती हैं। ठीक है, और ये जो पूरी प्रोसेस है कंपनी को 15 डेज के अंदर जो है 15 डेज के अंदर पूरी करनी होती है एज पर दी सेबी गाइडलाइंस। तो बेसिकली हम प्रोविजन में 10 डेज देखेंगे, दीज आर दी 10 वर्किंग डेज। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट का मीनिंग क्या होता है, अलोकेशन ऑफ शेयर्स इशूड अमंग द इम्प्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम द जनरल पब्लिक अगेंस्ट द शेयर ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन एंड क्रेडिटिंग द शेयर्स अलॉटेड टू डीमैट अकाउंट। जब लोग अप्लाई करना शुरू कर देते हैं तो लोगों को शेयर्स अलॉट किए जाते हैं और वो शेयर जो है उनके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। मतलब अगर आपको आईपीओ लग जाते हैं, अगर आपको शेयर्स लग जाते हैं तो वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। तो ये पूरी प्रोसीजर सेम है जो मैंने आपको बताई। पहला जो है वो असबा प्रोसेस के थ्रू अमाउंट जो है वो ब्लॉक कर दी जाएगी, एप्लीकेशंस ली जाएगी, फिर जो भी नाम है, एप्लीकेंट्स डिटेल्स हो गई, कट ऑफ प्राइसेस है, एप्लीकेशन नंबर, डिपॉजिटरी आईडी, डीमैट अकाउंट नंबर, पैन नंबर, अमाउंट, ये सारी चीजें जो है उसमें लिखी जाती हैं। और ये सारी जो चीजें जब वंस दे आर रिसीविंग, तो वो लीड मैनेजर या सिंडिकेट मेंबर होता है, उसको ये चीजें भेज दी जाती हैं। कितनी हमारे पास जो है वो एप्लीकेशंस आ चुकी हैं, उसका क्लासिफिकेशन किया जाएगा जो हमने ऑलरेडी देख लिया 4 डिफरेंट ग्रुप्स में कि कितने रिटेल इन्वेस्टर हैं, हाई नेटवर्थ है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, कितने एम्प्लॉइज हैं। क्लासिफिकेशन करने के बाद अगेन कैटेगरी डिसाइड करने के बाद इसको लीड मैनेजर के सामने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या कंपनीज के सामने जो है ये इशू कर दिया जाता है। शेयर्स अलॉट किए जाते हैं एज पर द प्री डिसाइडेड फॉर्मूला, मतलब किसको कितने शेयर्स देना है, दैट प्री डिसाइडेड फॉर्मूला आपको पहले से ही डिसाइड करना है कि आपको रैंडम शेयर जो है वो अलॉट करने हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं,
कि अगर 100 के सामने 7 टाइम्स ज्यादा अगर एप्लीकेशंस आते हैं, मतलब 100 के सामने जो है वो 700 एप्लीकेशंस आई हैं, तो आपको प्री डिसाइड करना पड़ेगा कि किसको कितने शेयर्स और किस बेसिस पे हम देंगे, आपको पहले डिसाइड करना है। जैसे ये चीज पूरी होती है, शेयर अलॉट किए जाते हैं, एसएमएस और ईमेल के थ्रू डिपॉजिटर को सारी इंफॉर्मेशन भेज दी जाती है और वो स्टॉक एक्सचेंज को भी भेज जाती है। स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसके लीगल प्रोविजंस हम देखते हैं, तो ये जो शेयर्स हैं, ठीक है, ये डिस्काउंट रेट पे इशू नहीं किए जा सकते। मतलब डिस्काउंट रेट कैन अट्रैक्ट द पीपल जनरल पब्लिक, बट कोई भी कंपनी एज पर दी सेबी गाइडलाइन जो है वो डिस्काउंटेड रेट पे इशू नहीं कर सकते। सेकंड, जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन है वो 10% कंपल्सरी आना चाहिए। ठीक है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो रहेगा 10% वो कंपल्सरी आना चाहिए। ठीक है, ओके। फिर हम देखते हैं कि सारे जो ईमेल प्रोसीजर्स हैं सॉरी, ये जो प्रोसेस है, पूरी प्रोसेस जो की जाएगी असबा के थ्रू ही की जाएगी। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ऑल टाइप ऑफ इन्वेस्टर मेक एप्लीकेशन थ्रू द असबा प्रोसेस। असबा प्रोसेस के थ्रू जो है वो सारी एप्लीकेशंस की जाएंगी। दूसरा, ये जो पूरी प्रोसेस है वो 10 डेज के अंदर कंप्लीट करनी है। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 15 डेज बताए थे, ये 10 वर्किंग डेज होते हैं। इस दिन के अंदर, इस टाइम के अंदर जो है वो आपको पूरी प्रोसेस कंप्लीट कर देनी है। डन, ओके। फिर आते हैं, कोई भी कंपनी जो है वो कंपल्सरी जो प्रोसेस है वो पूरी डीमैट अकाउंट के थ्रू ही की जाएगी। किसी को भी पर्सनल जो है वो शेयर्स अलॉट नहीं किए जाएंगे, मतलब हम डायरेक्टली किसी को शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, फिर 90% सब्सक्रिप्शन जो है वो कंपल्सरी आ जाना चाहिए। अदरवाइज जो कंपनी को जो है वो सारे शेयर्स लोगों को रिटर्न कर देने होते हैं। सेबी की सारी गाइडलाइंस फुलफिल होनी चाहिए। सेबी की तरफ से रेड हियरिंग मतलब परमिशन मिल जानी चाहिए, और मिनिमम 5% सब्सक्रिप्शन जो है वो फेस वैल्यू का आना चाहिए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फेस वैल्यू अगर 100 रुपए है तो उसके सामने आपको 5% अमाउंट कम से कम लोगों से रिसीव करना है। ठीक है, ओके। The company must enter into the agreement with the stock exchange। कंपनी को डिपोजिटरी कंपनीज है उनके साथ स्टॉक एक्सचेंज, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बीएसई एनएसई है, और जितनी भी डिपोजिटरी कंपनीज हैं, ठीक है, उनके साथ भी, जैसे कि एनएसडीएल हो गया, सीडीएसएल हो गए, या तो फिर जो भी कंपनीज होती हैं जैसे कि बैंक्स वगैरह होती हैं वो भी डिपोजिटरीज मानी जाएंगी। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, प्रोस्पेक्टस में लिखना पड़ेगा। एंड कंपनी की मिनिमम नेटवर्थ होनी चाहिए एज पर दी गाइडलाइंस ऑफ द सेबी, तो ही कंपनी जो है वो शेयर्स इशू कर सकती है। हाँ, एक और चीज आपको याद रखना है, लॉक इन पीरियड। सो कंपनी अगर अपने शेयर्स प्रमोटर्स को देते हैं, आपको ये ध्यान देना है, कंपल्सरी प्रमोटर्स को ही, अदरवाइज जनरल पब्लिक को नहीं। प्रमोटर्स वो होते हैं कंपनी के एम्प्लॉइज हो गए, या तो फिर फ्रेंड फैमिली रिलेटिव्स हो गए। तो एक प्रिस्क्राइब टाइम तक जो है वो लोग जो है शेयर्स मार्केट में वापस से रीसेल नहीं कर सकते। लाइक ये टाइम 6 महीने भी हो सकता है, ये टाइम 1 साल भी हो सकता है, जिससे जनरल पब्लिक को जो है वो शेयर्स बेसिकली क्या होगा, प्रमोटर्स क्या करेंगे, शेयर्स खरीद लेंगे। ठीक है, तो दूसरे ही दिन मार्केट में हाई रेट पे सेल कर देंगे। सो उससे बचने के लिए लॉक इन पीरियड तक जो है प्रमोटर्स को लॉक इन पीरियड दिया जाता है कि इससे पहले जो आप शेयर्स मार्केट में सेल नहीं कर पाओगे। ओके, अब हम इरेगुलर और इलीगल शेयर्स के बारे में समझते हैं। इरेगुलर शेयर्स क्या होता है? इरेगुलर शेयर्स ऑफ द शेयर्स व्हेन शेयर्स आर अलॉटेड विदाउट द फुलफिलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन एंड रिस्ट्रिक्शंस। ऐसे शेयर्स जिसमें जो मेन रिस्ट्रिक्शंस है वो फॉलो नहीं किए गए हैं। ठीक है, तो जैसे कि हो गया मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं ला पाए, कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस जो है हम रजिस्ट्रार को भेजना भूल गए, फिर मिनिमम 5% फेस वैल्यू का नहीं आ पाया, एस्क्रो अकाउंट ओपन नहीं करवाया गया
कंपनी के द्वारा, इसकी लिस्टिंग्स नहीं की गई बीएसई और एनएसई में, या डिपोजिटरी के साथ अग्रीमेंट नहीं किया गया, या सेबी की कोई भी गाइडलाइन का वायलेशन किया गया है, या तो प्रोस्पेक्टस की कोई भी डिटेल जो है वो मिसलीडिंग या इनकरेक्ट है, तो इसको इरेगुलर शेयर्स बोलेंगे। इसका जो रेपरकशन आता है मैं आपको बताता हूँ। कंपनी हैज टू रिफंड द अमाउंट टू द ऑल शेयर होल्डर्स, मतलब कंपनी शेयर्स को इश्यू नहीं कर पाएगी, और ये टाइम पीरियड आपको ध्यान रखना है 2 मंथ, 60 डेज के अंदर कंपनी जो है, कंपनी को सारे शेयर होल्डर्स को अमाउंट जो है वो पूरी रिटर्न करनी पड़ेगी। इफ एनी लॉस अराइजेस टू कंपनी और द शेयर होल्डर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल बी पर्सनली लायबल। ठीक है, तो डायरेक्टर पर्सनली लायबल माना जाएगा इस केस में, जिससे कोई भी लॉस जाता है कंपनी को या तो फिर शेयर होल्डर्स को, ठीक है, तो ये जो है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर्सनली लायबल माने जाएंगे। दूसरा हम लीगल शेयर्स देखते हैं, so दैट इज लाइक मोर बिग ऑफेंस। तो हम देखते हैं इलीगल शेयर्स क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन जो शेयर्स खरीदना चाहता है, ठीक है, दैट पर्सन हैज टू फॉलो द असबाब प्रोसेस, डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, बट कंपनी जो है वो ऑफर नहीं रखती या ऑफर एक्सेप्ट नहीं करती लोगों के, जैसे कि ऐसा ना हो जैसे कि ऑफर ये फर्स्ट है, सेकेंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, सो कंपनी मार्केट में ऑफर ना डाले जनरल पब्लिक के लिए, सारे शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को दे दे, राइट शेयर्स दे दे, या तो फिर लोगों के शेयर एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट करना बंद कर दे। ठीक है, कि जितने शेयर्स बेचने तो उतनी एप्लीकेशंस आ गई और फिर आगे वो इशू नहीं कर रहे हैं, तो एक्सेप्ट ना करना, या तो फिर जो भी शेयर होल्डर्स शेयर्स खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, जो जिन लोगों ने ऑलरेडी एप्लीकेशन दी गई है, उनको एक्सेप्टेंस ऑफर ना भेजना ईमेल या एसएमएस के थ्रू, या कंसीडरेशन जो है, कंसीडरेशन इज ऑलवेज अबाउट मनी, पैसों के सामने ही आएगा, कोई भी बार्टर सिस्टम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि इनमें से कोई भी चीज़ वायलेट नहीं होनी चाहिए। जो भी शेयर्स अलॉट किए जाएंगे वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से ही किए जाएंगे। ठीक है, अगर कंपनी प्रोसेस को चेंज करते हैं तो दैट विल बी लीगल शेयर अलॉटमेंट। इफ शेयर्स आर अलॉटेड बाय इंडिविजुअल डायरेक्टर, वो भी नहीं चलेगा, वो भी लीगल माना जाएगा, क्योंकि शेयर जो है दैट शुड बी इशूड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ओनली। If shares are allotted by violating essential provision of listing of shares of stock exchange, ठीक है, consider illegal। अगर कोई भी स्टॉक एक्सचेंज है पीएससी और एनएससी, उसके रूल्स रेगुलेशन को वायलेट किया जाता है तो ये इलीगल माने जाएंगे। इलीगल शेयर्स अलॉटमेंट इज वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले से ही ये कैंसल माने जाएंगे, और कंपनी विल नॉट बी एबल टू इशू द शेयर्स, और जो भी लीगल एक्शंस होंगे वो कंपनी के अगेंस्ट लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये दूसरा देख सकते हो, दूसरा जो है वो डिफरेंस दिया गया है। ठीक है, आप पढ़ लेना एक बार, कोई भी डाउट होता है आप मुझे बता सकते हो। लेट अस टॉक अबाउट रेनंसिएशन ऑफ द शेयर्स। रेनंसिएशन क्या होता है? इफ अगर किसी पर्सन को राइट शेयर्स दिए जाते हैं, राइट शेयर्स मैंने आपको पहले ही बताया, इफ कंपनी गिव्स एनी राइट prior right to the old shareholders if they want to buy the shares, और अगर वही शेयर होल्डर जो है वो अपना राइट किसी और के फेवर में देना चाहता है, ठीक है, कि भाई मुझे नहीं खरीदना बट हाँ आई हैव वन फ्रेंड हु इज इंटरेस्टेड, तो वो अपने राइट को रेनंसिएट कर सकता है, मतलब वो अपने बिहाफ पे किसी और को शेयर खरीदने दे सकता है। जो उसकी एक टर्म्स कंडीशन ये है कि दैट पर्सन हैज टू फिल द रेनंसिएशन लेटर, अलॉटमेंट जो लेटर होता है वो फिल करना होता है, विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट में जो ओरिजिनल शेयर होल्डर होगा उसके साइंस और उसकी डिटेल्स आएंगी, और कितने शेयर्स चाहे वो पूरे करने हैं उसके फेवर में, या आधे करने आधे अपने पास रखने वो कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट में जो है जिसके फेवर में रेनंसिएशन दिया जा रहा है उसकी डिटेल्स भरी जाएंगी। ठीक है, और इसकी एक चीज आपको याद रखनी है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड में हो जाना चाहिए डिसाइडेड, लाइक जो टाइम लिमिट कंपनी ने डिसाइड करके रखी है। इफ यू डू नॉट वांट टू बाय द शेयर्स, इफ यू वांट टू रेनंसिएट योर राइट टू द अदर पर्सन, या सम ऑफ शेयर्स या पूरे शेयर्स, तो आप कर सकते हो। ठीक है, शेयर स्टेटमेंट एंड शेयर अलॉटमेंट। शेयर जो मैंने आपको बताया कि डिपॉजिटरी आईडीज बेसिकली आईडीज होते हैं, डीमैट अकाउंट नंबर हो गया, ये सारी डिटेल्स। तो क्या क्या चीजें होती हैं और ड्यूटीज क्या है कंपनी सेक्रेटरी की।
तो ओपनिंग एस्क्रो अकाउंट हमने ऑलरेडी देख लिया। ड्राइंग एन अग्रीमेंट स्टॉक एक्सचेंज के साथ बनाना है। ड्राइंग एन अग्रीमेंट विद द जो लीड मैनेजर है, रजिस्ट्रार है, बैंकर है, डिपोजिटरीज हो गए, ब्रोकर्स, उन सबके साथ हमें अग्रीमेंट पहले बना देना है। जो भी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं वो फॉलो करना है। प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, जो 4 कैटेगरीज थी उस हिसाब से प्रिपेयर करना रहेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करनी रहेगी। सारे शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करना पड़ेगा बाय एसएमएस इन ईमेल, ठीक है, दोनों के थ्रू प्रेजेंट टाइम में इन्फॉर्म किया जाता है, तो ये करना पड़ेगा। जो भी लोगों को शेयर्स नहीं लगे, नॉन अलॉटमेंट की भी इन्फॉर्म की जाएगी। फाइलिंग द शेयर अलॉटमेंट स्टेटमेंट विद रजिस्ट्रार, जिन जिन लोगों को शेयर्स लग चुके हैं वो रजिस्ट्रार के सामने इशू कर दिए जाएंगे। रिलीजिंग पेमेंट ऑफ अंडरराइटर कमीशन, अगर कोई अंडरराइटर रखा गया था बीच में या ब्रोकर रखा गया था तो उनकी जो कमीशन है वो उनको दे दी जाएगी। रिलीजिंग पेमेंट ऑफ अग्रीड अपॉन रेनंसिएशन टू लीड मैनेजर, इनकी जो भी पेमेंट थी वो भी इशू कर दी जाएगी। गेटिंग शेयर लिस्टेड ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज आफ्टर अलॉटमेंट, ठीक है, तो सेबी की जो गाइडलाइंस है वो सारी फुलफिल करनी है। नाउ शेयर कॉल क्या होता है? शेयर कॉल होता है व्हेन एनी कंपनी इश्यूज द शेयर ऑन ईएमआई बेसिस। जैसे कि हम ईएमआई पे चीजें खरीद के आते हैं, वैसे कंपनी क्या करती है कि शेयर जो है वो ईएमआई पे इशू कर सकते हैं, ठीक है, कि अगर शेयर्स की जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है तो दे कैन इशू द शेयर्स ऑन ईएमआईज एज वेल, बट उसके कुछ प्रोविजंस हैं, सो उसके प्रोविजंस आपको खास करके ध्यान रखनी है, ठीक है। और हाँ, इसको शेयर कॉल बोलेंगे। जब भी अमाउंट मंगवाई जाएगी तो उसको शेयर कॉल बोला जाएगा। पहला, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में इसका पहले से ही जिक्र किया होना चाहिए कि भाई हाँ, हम फ्यूचर में जो है वो शेयर कॉल करेंगे, ठीक है, मतलब हम लोगों से ईएमआई पे शेयर्स इशू करेंगे। सेकेंड, कॉल ऑन द सेम क्लास शेयर मस्ट बी यूनिफॉर्म, मतलब हर एक पर्सन से जो शेयर कॉल मांगा जाएगा सारे शेयर होल्डर से वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी पर्सन से हमने कम अमाउंट मंगवा ली, किसी पर्सन से हम ज्यादा मंगवा लें, ठीक है। और रिजोल्यूशन कंपनी रिजोल्यूशन मस्ट बी पास्ड, ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने जब शेयर कॉल का टाइम हो जाता है तो कंपनी सेक्रेटरी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से डिस्कशन करता है, रिजोल्यूशन पास करता है, डिमांड नोटिस दिया जाएगा, सारे शेयर होल्डर्स को टाइम लिमिट बताई जाएगी, प्लेस ऑफ पेमेंट्स, डेट, सारी चीजें जो है उसमें मतलब इशू करनी रहती हैं। शेयर ट्रांसफर, वोटिंग राइट्स ऑफ द मेंबर कैन बी सस्पेंडेड टिल द कॉल मनी इज पेड, जब तक आपकी पूरी अमाउंट पे नहीं हो जाती तब तक हमारे शेयर होल्डर्स के जो है वो वोटिंग राइट्स जो है वो सस्पेंड किए जा सकते हैं। अमाउंट ऑन कॉल ऑन शेयर रिसीव डिपॉजिट विद द बैंक शेयर कॉल अकाउंट, जैसे कि हमने कंपनी का देखा कि न्यू जब शेयर्स इशू करते हैं तो एस्क्रो अकाउंट ओपन करवाना रहता है और यहाँ पे कंपनी को शेयर कॉल अकाउंट अलग से ओपन करवाना रहेगा, ये आपको याद रखना है। दूसरा, दो ईएमआईज के बीच में तकरीबन 30 डेज का, 1 मंथ का जो है वो इंटरवल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज मैं अपने शेयर होल्डर से एक अमाउंट ईएमआई मंगवा लेता हूँ, फिर दूसरे 2 वीक के बाद या दूसरे ही दिन में अगर दूसरे पैसे मांग लूँ तो ऐसा नहीं चलेगा। एटलीस्ट 2 इंस्टॉलमेंट्स होनी चाहिए, मतलब 2 इंस्टॉलमेंट्स के बीच में 30 दिन का जो है वो पीरियड होना चाहिए, तो ये आप देख लेना। दूसरा हम देखते हैं कि शेयर कॉल की प्रोसीजर क्या है। पहला तो कंपनी सेक्रेटरी हमने ऑलरेडी प्रोविजंस में देख लिया कि रिजोल्यूशन पास करवाना है, ठीक है। दूसरा, क्लोजर ऑफ द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, तो जब तक पैसे नहीं आते तब तक हम शेयर होल्डर्स को अलाउ नहीं करेंगे कि वो शेयर्स जो है वो कहीं बेचें या उसको ट्रांसफर कर पाए या उनके वोटिंग राइट जो है तो वो रजिस्टर क्लोज किया जाएगा। सेकेंड, एक लिस्ट बनाई जाएगी जिसमें जो कस्टमर्स हैं, जो भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनके नेम्स, ठीक है, एड्रेस, नंबर ऑफ शेयर्स, अमाउंट टू बी कॉल्ड, जितनी अमाउंट मांगी जाएगी, जितना एडवांस पे किया गया है, जितना पे करना बाकी है और किस दिन तक जो है वो पेमेंट हो जानी चाहिए, सारी डिटेल्स हमें वहाँ पे प्रिपेयर कर देनी है, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ द लिस्ट ऑन कॉल ऑन शेयर्स, फिर इन्फॉर्मेशन टू द बैंक, हमें बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कंपनी सेक्रेटरी को कि द पीपल वुड स्टार्ट सबमिटिंग द अमाउंट, ठीक है, जैसे कि हमने बताया शेयर कॉल का डिफरेंट अकाउंट ओपन किया जाएगा। सेंडिंग नोटिस ऑफ कॉल, ठीक है, सारे जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनको नोटिस भेजना चाहिए और वो नोटिस कंपल्सरी 14 डेज पहले ही जाना चाहिए, दैट इज गाइडलाइन। अगर इसका वायलेशन होता है तो कंपनी विल बी इन द फोल्ड, ठीक है। पेमेंट ऑफ कॉल ऑन शेयर्स, तो पेमेंट जो है पूरी नोटिस जो है 15-14 दिन से पहले आ जानी चाहिए और कंपनी ने जो भी आपको टाइम लिमिट दी है पे इन स्लिप के साथ जो है आपको पेमेंट भर देना है।
ठीक है, मतलब जो भी शेयर होल्डर्स है उनको पेमेंट कर देना है। रिकॉर्डिंग मनी रिसीव्ड इन द कॉल लिस्ट, जिन जिन लोगों के पैसे आ चुके हैं वो रिकॉर्ड कर लेना रजिस्टर में। ड्यूटीज क्या है कंपनी सेक्रेटरी के? वेरीफाइंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दूसरा जो भी आर्टिकल एसोसिएशन की जो टर्म्स कंडीशन है उसको वेरीफाई करना। टू गेट द रिजोल्यूशन मेकिंग पास्ड बाय मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, न्यूज़पेपर में ऐड देना है बिफोर 7 डेज पहले। ठीक है, जो लिस्ट बनानी पड़ेगी सारे कॉल्स और कितने बाकी हैं। ठीक है, ओपनिंग अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा और मेकिंग नोट ऑफ कॉल रिसीव रजिस्टर, जो जो जिन लोगों के पैसे आ चुके हैं उनकी एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, सो हाँ, हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर होता है इफ एनी शेयर होल्डर इज अनेबल टू पे द अमाउंट, उसके शेयर जो है वो फॉरफिट कर दिए जाते हैं और द पर्सन लूजेज द ऑल मनी, जो अभी तक उसने पे किए थे वो सारे जो पैसे हैं वो चले जाएंगे और उसके शेयर जो हैं दैट विल बी फॉरफिटेड, मतलब सीज कर दिए जाएंगे बाय कंपनी। अमाउंट फॉरफिटेड ऑन शेयर्स ऑन विच कॉल मनी इज नॉट रिसीव्ड, जिसके ऊपर कॉल मनी नहीं आ पाया, अगर कोई पर्सन शेयर होल्डर अमाउंट नहीं भर पाता है तो उसकी पूरी अमाउंट जो है फॉरफिट कर दी जाएगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो प्रोसीजर क्या है। तो पहले क्या करना है, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। एरियर्स का मतलब होता है बाकी, जितनी भी अमाउंट बाकी है लोगों की पहले उसकी लिस्ट बनाओ। ठीक है, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ कॉल इन एरियर्स बिफोर द बोर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग, हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने वो लिस्ट प्रेजेंट करनी होती है कंपनी सेक्रेटरी को। सेंडिंग रिमाइंडर टू मेंबर्स, हमें कुछ रिमाइंडर्स भेजने पड़ेंगे, 2-3 रिमाइंडर्स भेजने पड़ते हैं। फिर सेंडिंग फाइनल रिमाइंडर, ठीक है, फाइनल रिमाइंडर के बाद भी अगर कुछ नहीं होता है तो कंपनी विल फॉरफिट द शेयर्स। रिजोल्यूशन ऑफ शेयर फॉरफीचर, तो कंपनी जो है इसको फॉरफिट करने के बाद क्या करेगी वो आपको बता देना है। ठीक है, सेंडिंग नोटिस टू द शेयर फॉर फीचर, तो जो भी शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट हो चुके हैं, अमाउंट फॉरफिट हो चुकी है, उनको नोटिस भेज देना है। इशूइंग पब्लिक नोटिस, एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल देना पड़ेगा कि दिस पीपल नाउ हैव नो राइट ऑन द शेयर्स, तो न्यूज़पेपर में आर्टिकल जाना कंपलसरी है। ठीक है, जिन जिन लोगों के शेयर फॉरफिट किए गए हैं। मेकिंग एंट्री ऑफ इन द रजिस्टर ऑफ द मेंबर, तो उसमें एंट्री कर देना है, मतलब जिन लोगों के पैसे नहीं आए उनके जो है नाम हमें कैंसिल कर देना होता है लिस्ट में से। इसकी ड्यूटीज क्या है, तो वेरीफाइंग प्रोविजन इन आर्टिकल, प्रिपेयरिंग द लिस्ट ऑफ मेंबर्स हु हैव नॉट पेड द अमाउंट, सेंडिंग रिमाइंडर्स, जो जो डिफॉल्टर है फाइनल रिमाइंडर भेजना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बता देना, इंफॉर्मेशन लाइक डिलीवर करना, सेंडिंग नोटिस टू द मेंबर्स, गिविंग नोटिस इन न्यूज़पेपर। ठीक है, कंपनी रजिस्टर में एंट्री करना और गेटिंग रिजोल्यूशन। इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो इसके इफेक्ट्स देखो क्या होते हैं। मेंबरशिप ऑफ द मेंबर कम्स टू द एंड, जो भी शेयर होल्डर था उसकी मेंबर खत्म हो जाएगी, शेयर होल्डर पूरा अपना जो अमाउंट है वो लूज कर देगा। ठीक है, और उसको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, ना दैट पर्सन विल गेट एनी राइट, कि उसको मतलब वोटिंग राइट नहीं दिए जाएंगे, ना ही दैट पर्सन विल हैव राइट ऑन द शेयर्स, वो पूरी तरीके से जब्त हो जाएंगे। एंड कंपनी हैज अ टोटल राइट, दे कैन री इश्यू द शेयर्स इन द मार्केट। ठीक है, वो वापस से जो है मार्केट में शेयर्स को री इश्यू कर सकते हैं, ताकि अगर शेयर्स जब्त कर दिए जाते हैं, फॉरफिट किए जाते हैं, तो कंपनी हैज अ राइट कि वो किसी और को वो शेयर्स सील कर देंगे। पूरा जो शेयर्स के ओनर है अब वो कंपनी बन जाएगी वंस द शेयर्स आर फॉरफिटेड ऑफ द शेयर होल्डर्स। शेयर सरेंडर क्या होता है और कौन से टर्म्स में होता है? शेयर सरेंडर होता है, देखो पहले जो था, पहले जो शेयर अलॉटमेंट लेटर मिलता था वो फिजिकल फॉर्म में मिलता था, तो उसकी ही बेस पे ये क्वेश्चन बना हुआ है कि जब आपके शेयर सर्टिफिकेट जो है वो डाउन हो जाते हैं, फट जाते हैं, या कभी कभी इनएलिजिबल होता है, कंपनी जो है वो किसी और कंपनी के साथ मर्ज हो जाती है या तो फिर वो डिसइंटीग्रेट होती है। ठीक है, अगर उस पर कोई स्पेस नहीं बचा नाम लिखने का तो भी आपको शेयर सर्टिफिकेट सरेंडर करके नया इशू करवाना पड़ेगा। जब कंपनी मर्ज होती है या डिवाइड हो जाती है तभी भी शेयर सर्टिफिकेट ओल्ड नहीं, आपको न्यू लेना पड़ेगा कंपनी से। यू नीड टू सरेंडर योर ओल्ड share certificate. Share lien क्या है? Now share lien, let us understand the meaning of lien. When creditor receives the right to acquire possession of the property of the debtor, the right to sell the same in order to recover his dues in the case of debtor falling to his pay his liability called a lien. अगर कोई भी debtor अपने पैसे पे नहीं कर पाता है तो जो क्रेडिटर होता है दैट गेट्स द राइट टू गेट अ पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यही शेयर लियन में आता है। शेयर लियन की अगर हम बात करें तो
जब कंपनी शेयर लियन करेगी, ठीक है, जब आप लॉस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे तो आपके शेयर ट्रांसफर को जो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्ट डिविडेंड, आपको डिविडेंड्स नहीं दिए जाएंगे, आपको बोनस शेयर्स नहीं दिए जाएंगे और आपके सारे वोटिंग राइट जो है वो भी साथों साथ सीज कर दिए जाएंगे। शेयर डिविडेंड, इसमें आपको मेन ये ध्यान रखना है, शेयर डिविडेंड मतलब कंपनी, लाइक वी नो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द पार्टनर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, सो दे गेट बेनिफिट इन द प्रॉफिट एज वेल। तो कंपनी क्या करती है, जब वो अच्छा खासा पैसा कमाती है तो दैट प्रोवाइड्स द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स, एक अमाउंट पे की जाती है तो उसको डिविडेंड बोलते हैं। और वो डिविडेंड दो पार्ट्स में होता है, इंटीरियम डिविडेंड एंड फाइनल डिविडेंड। तो इंटीरियम डिविडेंड कभी भी कंपनी पे कर सकती है इन बिटवीन द ईयर, ठीक है, वो 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने में पे हो सकता है। एंड फाइनल डिविडेंड होता है वंस द फाइनेंशियल ईयर क्लोजेस, ठीक है। तो ये चीजें आपको मेन ध्यान रखनी है। लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स एंड कंफ्यूजन। स्टे सेफ, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।